स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो बीपीएससी, यूपीएससी और अन्य राज्यों के पीसीएस परीक्षाओं तथा एनटीपीसी रेलवे की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के आधार पर हमने एक सीरीज का निर्माण किया है, जिसके पहले भाग में हम आपके सामने 20 प्रश्नों के वो बताएंगे और उनके उत्तर कैसे दिए जा सकते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आज पहला सवाल है, कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जब कंप्यूटर के प्रोग्राम में या सिस्टम में कोई फॉल्ट उत्पन्न होता है, अशुद्धि उत्पन्न होती है, तो उसको बग कहा जाता है। BUG, बग, उसको हम लोग बग कहते हैं। इसका उत्तर होगा बग, BUG। इसके कारण, बग के कारण, अशुद्धि के कारण जो सिस्टम है वह सही ढंग से, सुचारू ढंग से कार्य नहीं कर पाता है। दूसरा सवाल है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। इसका उत्तर होगा साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। यह जो है विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसकी कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। इसके अलावे हमारा जो यादाश्त है वह कमजोर पड़ने लगता है, मांसपेशियों में दर्द होने लगती है और जीभ में अकड़न की समस्या आती है। होठ जो है फटने लगते हैं। होठ का फटना भी विटामिन B12 के इंजेक्शन, और बराबर मुंह में छाले आने लगते हैं। विटामिन B12 हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसकी सहायता से DNA का निर्माण होता है और RBC का निर्माण होता है। यह विटामिन हमको यकृत से मिलता है, लीवर से, जिसको हम लोग कलेजी कहते हैं, अंडा से मिलता है, मांस से मिलता है और मछली से मिलता है, पनीर से मिलता है। इसकी सहायता से हम विटामिन B12 को प्राप्त करते हैं। यह ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला विटामिन है, यह जल्दी ही नष्ट हो जाता है। तीसरा सवाल है, देखते हैं, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? समस्थानिक का मतलब होता है वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? उत्तर होगा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। 3 हैं। इनका नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। इनका संकेत होता है H11, H12
और H13 जो सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है उसमें हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक भाग लेता है, क्योंकि सूर्य के वायुमंडल में ड्यूटोरियम की मात्रा बहुत अधिक है, जो जब दो ड्यूटोरियम के परमाणु आपस में संलयित होते हैं तो हीलियम परमाणु की रचना करते हैं, और इस प्रकार इस प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत आयत मात्रा में ऊर्जा निष्कासित होती है। ऐसी नाभिकीय अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया यानी न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। ये 3 समस्थानिक हैं। अगला सवाल है चौथा, भारी जल किसका ऑक्साइड है? भारी जल, हेवी वाटर, भारी जल किसका ऑक्साइड है? उत्तर होगा ड्यूटोरियम का, D2O। इसका अनुसूत्र होता है D2O, ड्यूटोरियम ऑक्साइड, और उसको पढ़ते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड जल कहते हैं, जिसका उपयोग जो है हम लोग पीने, नहाने, धोने, कपड़े की सफाई, घर की सफाई, कारखानों को चलाने में करते हैं। इसका नाम है D2O यानी ड्यूटोरियम का ऑक्साइड है, ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। ठीक है। प्रोटियम में अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को देखा जाए इन तीनों समस्थानिकों में, तो इन तीनों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या 1-1 है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 0 होती है प्रोटियम में, ड्यूटोरियम में 1 होती है और ट्रिटियम में 2 होती है। इस प्रकार आप जानते हैं कि परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हाइड्रोजन का एक जो प्रोटियम है समस्थानिक 1 नंबर, उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। कोशिका को मूलभूत इकाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोशिका के सहायता से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है और इसमें जीवन के संबंधित सारी प्रक्रियाएं संपन्न होती है। इसलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। खोज की थी, इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका। तो आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। हाँ, देखते हैं भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है। हम जानते हैं कि जल का अनुसूत्र होता है H2O और भारी जल का होता है D2O। तो हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक, हाइड्रोजन का जो दूसरा समस्थानिक है ड्यूटेरियम, भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर होता है। उत्तर क्या होगा? ड्यूटोरियम। इसका उपयोग जो है नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। वह कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? अभी तक ज्ञात 118 तत्व में हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैंडविस ने की थी। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैंडविस ने 1766 ईस्वी में। उन्होंने इसकी जब खोज की थी तो इसके लिए उन्होंने लोहा पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डाला। इसके बाद एक गैस निकली जिस गैस का नाम था जलने वाला गैस, दहनशील गैस।
लवोजियर ने 1883 में इसका नामकरण हाइड्रोजन किया। तो हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैंडविस ने। कैंडविस 1766 में, और नामकरण किया गया था फ्रांसीसी वैज्ञानिक लवोजियर के द्वारा 1883 ईस्वी में। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? आप जानते हैं कि कोशिका में बहुत सारे ऑर्गेनेली पाए जाते हैं, अंगक पाए जाते हैं, जिसमें से एक अंगक का नाम है राइबोसोम। राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। राइबोसोम की खोज 1955 में जॉर्ज प्लेड ने किया था। जॉर्ज प्लेड। राइबोसोम, इसमेमें आरएनए का संश्लेषण होता है, और इसका नामकरण किया था रिचर्ड डी रॉबर्टसन ने 1958 में। 1955 में इसकी खोज हुई थी। खोज कब हुआ? 1955 में। किसने किया? और नामकरण हुआ 1958 में। खोजकर्ता का नाम है जॉर्ज प्लेड। और इसके नाम देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था रिचर्ड डी रॉबर्टसन। रिचर्ड डी रॉबर्टसन। रॉबर्ट्स। ऑक्सीजन की खोज 1771 ईस्वी में प्रिस्टले ने की थी। जोसेफ प्रिस्टले ने। जोसेफ प्रिस्टले। और इसका भी नामकरण लावोजियर के द्वारा किया गया था। ये साल था 1771। आवर्त सारणी का निर्माण आप जानते हैं कि जैसे ही तत्वों की संख्या बढ़ने लगी तो आवर्त सारणी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें पहला प्रयास जो था डोवेरिनर के द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने त्रिक की सहायता से उन्होंने बताया कि प्रथम और अंतिम, पहला और तृतीय का जो परमाणु भार है उसके कुल योग का अगर मीन निकाल लिया जाए तो वो बीच वाले तत्व का परमाणु भार होगा। और इसके आधार पर डोवेरिनर ने एक त्रिक का निर्माण किया, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं चला। ठीक इसके बाद न्यूलैंड्स ने संगीत के अक्षरों सा रे गा मा पा धा नी के आधार पर अपने तत्वों का, अपने आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किया। लेकिन जैसे ही अक्रिय गैसों की खोज हुई उनका भी यह नियम गलत साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि प्रथम तत्व आठवें तत्व के समान होता है। जैसे संगीत में 7 सुर के बाद 8वां सुर प्रथम सुर के समान होता है। लेकिन आवर्त सारणी के निर्माण का तीसरा प्रयास जो था लोथर मेयर के द्वारा किया गया था। उन्होंने भी अपने वक्र की सहायता से तत्वों को सजाने का प्रयास किया, लेकिन आवर्त सारणी पहली बार देमेत्री मददेव मेंडेलिव के द्वारा 1869 में बनाया गया, जो तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में सजाया गया था। उन्होंने एक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था, जिसमें यह बताया था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो यह प्रयास किसने प्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? मेंडेलिव ने। कब किया था? 1869 में। रूसी वैज्ञानिक थे मेंडेलिव। 1869। तो स्टूडेंट, हमने अभी तक 11 सवाल को देखा है। अब अगले सवाल की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। तब तक आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए। बांस क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। उत्तर होगा बांस जो है एक प्रकार की घास है। घास प्रजाति का बांस भी होता है, धान भी होता है, मक्का भी है, गेहूं भी है। ये सभी के सभी जो है ग्रास कैटेगरी में आते हैं, यानी घास का एक प्रकार है। किस ताप पर डिग्री
सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। तो आंसर होगा -40 डिग्री। -40 डिग्री ताप को अगर हम ये सेल्सियस में दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो क्या होगा। फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए हमको करना होगा -40 गुने 9/5 + 32 बराबर हो जाएगा 5 8 40, 8 9 72 -72 डिग्री F, 72 + 32 F सधाएंगे तो ये मिलेगा -40 F। अगर इसको हम कन्वर्ट करें, अगर मान लिया जाए हमको 40 डिग्री F दिए हुए -40 डिग्री F, तो इसको कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस में। तो देखते हैं सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा। -F -32 गुने 5/9 डिग्री C बराबर होगा, बराबर हो जाएगा -40 -32 गुने 5/9 बराबर हो जाएगा -72 गुने 5/9, 9 8 72, 8 5 40, -40 डिग्री C। तो इस प्रकार -40 डिग्री सेल्सियस बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप जानते हैं कि फ़ारेनहाइट में जल का हिमांक जो होता है 32 डिग्री F होता है और क्वथनांक 212 डिग्री F होता है, जबकि सेल्सियस में जल का द्रवणांक 0 डिग्री C होता है और क्वथनांक 100 डिग्री C होता है। केल्विन में 273.15 केल्विन जो है वह द्रवणांक होता है और 373.15 जो है क्वथनांक होता है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, ओस्लो। यूरोप महादेश में स्थित है। कील नहर किन दो सागरों को जोड़ता है। कील नहर जो है ये जर्मनी में है और विश्व का सबसे व्यस्ततम नहर है। ये उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। इसका आंसर होगा उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। जर्मनी में अवस्थित है। इसकी लंबाई जो है 61 मील यानी 98 किलोमीटर है और इस नहर की स्थापना 1895 में की गई थी। इस नहर का 1948 तक नाम था केसर विलियम नहर। 1948 के बाद इस नहर का नाम कील नहर किया गया। भील जनजाति भारत में मुख्य रूप से कहां कहां निवास करती है, इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान में सबसे ज्यादा भील है। राजस्थान के बाद जो है भील जनजाति पाई जाती है गुजरात में, और तीसरा राज्य जहां भील जनजाति पाई जाती है वह है मध्य प्रदेश। ये तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। अगर तीनों हैं तो इनमें से सभी उत्तर होगा। फहियान किसके शासनकाल में भारत आया। फहियान चीनी यात्री था और भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था और ये 402 ईस्वी में भारत पहुंचा था। 402 ईस्वी में 399 ईस्वी में इसने चीन से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। लगभग 3 वर्षों के उपरांत यह भारत पहुंचा और उस समय शासनकाल था चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य
विक्रम संवत इन्हीं के नाम से शुरू किया गया था, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को अपनाया था? तो अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। ऐसा माना जाता है कि श्रवणबेलगोला में उन्होंने लगभग 40 से 50 दिनों तक उपवास रहकर अपने प्राण का त्याग किया था। जैन धर्म को इन्होंने अपनाया था। उत्तर होगा जैन धर्म। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो क्या ये अपना त्याग पत्र सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सौंपेंगे, राज्यपाल को सौंपेंगे, प्रधानमंत्री को सौंपेंगे, उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे? क्या उत्तर होगा? ये 4 ऑप्शंस हैं। तो हमारा उत्तर होगा जब उपराष्ट्रपति पद पर कोई व्यक्ति है तो इसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। उपराष्ट्रपति। भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, प्रधानमंत्री दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है? इसका उत्तर होगा हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय का। उस राज्य में जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों ने 20 प्रश्नों के ऊपर सिलसिलेवार ढंग से चर्चा की। अगर आपको किसी तरह की कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, हम उसका जवाब देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे।